आपका बच्चा भी बोलना नहीं जानता है, वो आपको ये नहीं बता सकता कि उसे कब कुछ दर्द हो रहा है। लेकिन यहाँ वो बात है जिसे ज्यादातर माता पिता नहीं जानते। आपका बच्चा आपकी हर एक चीज को पूरी तरह से नोटिस करता है। सबसे मामूली हरकतें की, वो चीजें जिनके बारे में आप 2 बार भी नहीं सोचते, चुपचाप वहीं उसके व्यक्तित्व को आकार देती हैं जो वो आगे चल के बनेगा। मैं दुर्व्यवहार की बात नहीं कर रहा हूं, मैं उस साफ साफ दिखने वाली उपेक्षा की भी बात नहीं कर रहा हूं। मैं 10 बिल्कुल सामान्य चीजों की बात कर रहा हूं। रोजमर्रा की वे बातें जो 10 लाख माता पिता प्यार और ध्यान से हर दिन करते हैं। ऐसी चीजें जो वास्तव में उनके बच्चे की भावना को ठेस पहुंचाती है, ऐसे तरीके से जिसे वे जाहिर नहीं कर सकते। और इसके परिणाम सिर्फ भावनात्मक नहीं होते, ये न्यूरोलॉजिकल भी होता है। एक आज से जुड़े होते हैं और कुछ मामलों में ये पूरी जिंदगी तक रहता है। मैं सब बनेंगे क्योंकि इस सूची का चौथा बिंदु ऐसी चीज थी जो लगभग हर माता पिता अपने बच्चे के पहले साल में करते हैं। और इस विषय पे जो शोध हुए हैं वे सचमुच चौंकाने वाले हैं। और जब हम 7वें बिंदु पे पहुंचेंगे तो आप कभी भी किसी साधारण पल को अपने बच्चे के साथ पहले जैसा नहीं देख पाएंगे। ये दोषी महसूस करने का सवाल नहीं है, यह समझने का सवाल है। क्योंकि एक बार जब आप जान जाते हैं तो आप बदल सकते हैं चीजों को, और यही सब कुछ बदल देता है। आइए पहले बिंदु से शुरू करते हैं। बच्चे लचीले होते हैं। हर कोई यही कहता है और ये एक हद तक सच भी है, लेकिन इस दावे में एक खतरनाक झूठ छुपा है। बच्चे लचीले होते हैं जब उन्हें लगातार भावनात्मक समर्थन मिलता है। अगर ये समर्थन ना मिले तो ये लचीलापन बहुत जल्दी दरकने लगता है। हमारी सूची में सबसे पहली चीज इतनी आम है, इतनी सांस्कृतिक रूप से स्वीकार्य है कि ज्यादातर माता पिता इसे हानिकारक मानते ही नहीं है। अपने बच्चे के रोने को अनदेखा करना, ना तो जानबूझकर ना ही बेरुखी से। मैं उस तरह की अनदेखी की बात कर रहा हूं जो तब होती है जब आपने पढ़ा हो कि कुछ मिनट इंतजार करना चाहिए जवाब देने से पहले, ताकि बच्चा स्वतंत्रता सीख सके। या जब आप थक चुके होते हैं और सोचते हैं कि बच्चा खुद ही शांत हो जाएगा। लेकिन बच्चे के दिमाग के लिए जो बात चौंकाने वाली है वो ये है, इंतजार करना कोई तटस्थ क्रिया नहीं है। जब एक बच्चा रोता है और कोई नहीं आता, उसका शरीर बस चुपचाप वहीं नहीं रहता, उसका तनाव हर ही कोर्टिसोल तेजी से बढ़ जाता। और जीवन के पहले साल में कोर्टिसोल के बार बार बढ़ने के बावजूद कोई प्रतिक्रिया न मिलना, संभालने वाले की शांत करने वाली प्रतिक्रिया ना मिलना, वास्तव में दिमाग की बनावट को बदल देता है। जो विकासशील है वे हिस्से जो भावनात्मक नियंत्रण के लिए जिम्मेदार हैं, विश्वास और यहाँ तक कि याददाश्त के निर्माण के लिए, इन हिस्सों पे सीधा असर पड़ता है। डॉक्टर एलन शोर, जो दुनिया के सबसे प्रसिद्ध न्यूरोसाइकोलॉजिस्ट में से एक हैं, उन्होंने दशकों तक इस घटना का अध्ययन किया है। उनके शोध से पता चलता है कि संभालने वाले और बच्चे के बीच भावनात्मक संवाद सिर्फ भावनात्मक जुड़ाव नहीं है, बल्कि ये सचमुच दिमाग की वायरिंग है। जब एक बच्चा रोता है और माता पिता लगातार प्रतिक्रिया देते हैं, बच्चे का नर्वस सिस्टम ये सीखता है कि दुनिया सुरक्षित है, ये मदद जरूर आएगी, ये उसकी अहमियत है। लेकिन जब ये प्रतिक्रिया बार बार देर से या बिल्कुल नहीं मिलती, बार बार ऐसा होने से वो एक अलग संदेश दिमाग में गहराई से बैठ जाता है और ये संदेश बाद में मिटाना बहुत मुश्किल हो जाता है। मैं साफ करना चाहता हूँ, एक बार की देर से प्रतिक्रिया दिमाग की वायरिंग नहीं बदलती। जिंदगी आखिर जिंदगी है, आप हर पल में मौजूद नहीं रह सकते, लेकिन पैटर्न बहुत मायने रखता है। और एक बार जब आप समझ जाते हैं कि इन खामोश पलों में न्यूरोलॉजिकली क्या हो रहा है, तो आप खुद को बहुत अलग महसूस कर रहे हैं किसी को इंतजार करवाने के ख्याल से भी। यही हमें दूसरे बिंदु पे ले जाता है, और ये वाला बहुत सूक्ष्म है, इतना सूक्ष्म ये ज्यादातर माता पिता कभी नोटिस भी नहीं करते कि वे ऐसा कर रहे हैं। यह है आपकी आवाज का लहजा जब आप तनाव में होते हैं। कल्पना कीजिए आपका दिन बहुत मुश्किल रहा है, आप पूरी तरह से थके रहे हैं, नींद की कमी है, शायद पूरी तरह टूट चुके हैं। सिर्फ 3 घंटे की नींद और एक ठंडा कॉफी लेके आप अपने बच्चे को अपनी बाहों में उठाते हैं और आप कुछ बिल्कुल सामान्य सी बात कहते हैं, जैसे कि ठीक है मैं यहाँ हूं, लेकिन आपकी आवाज में तनाव है, वो जकड़ी हुई है, उसमें कसाव है। जो ज्यादातर माता पिता नहीं समझ पाते वो ये है कि बच्चे बेहद संवेदनशील होते हैं आवाज की लय के प्रति, यानी आवाज के रिदम के, उसकी टोन और आपकी आवाज की भावनात्मक बनावट के लिए भी। और यह सब तो उनकी पैदाइश से भी पहले से होता है। 3 महीने की उम्र में एक बच्चा शांत आवाज और तनावपूर्ण आवाज में फर्क कर सकता है, वो भी हैरान कर देने वाली सटीकता के साथ। और उसका नर्वस सिस्टम उसी के अनुसार प्रतिक्रिया करता है जो वो महसूस करता है। अब जो बात वाकई में हैरान करने वाली है वो ये है कि ओरेगन यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने यह खोजा है कि छोटे छोटे शिशु जो सिर्फ 6 महीने के हैं, उनमें बहुत जल्दी तनाव के प्रति प्रतिक्रियाएं दिखने लगती हैं, जो मापी जा सकती है उनकी दिल की धड़कन और कोर्टिसोल के स्तर में। जब वे बड़ों के बीच झगड़े की आवाज सुनते हैं, यहाँ तक कि जब वे गहरी नींद में होते हैं, तब भी उन्हें इस बात का एहसास भी नहीं होता कि क्या हो रहा है, फिर भी उनका शरीर प्रतिक्रिया करता है। तो जब आप अपने बच्चे से बात करते हैं और आपकी आवाज तनाव होता है, चाहे आप प्यार भरे शब्द ही क्यों ना बोल रहे हैं, वो शब्द नहीं सुनता, वो आपके स्वर को महसूस करता है। और उसके लिए तनावपूर्ण स्वर का मतलब खतरा होता है। इसका मतलब है कि वो व्यक्ति
जिस पे वो पूरी तरह निर्भर है ठीक नहीं है। और अगर वो व्यक्ति ठीक नहीं है तो वो खुद भी सुरक्षित नहीं है। इसका ये मतलब नहीं है कि आपको खुशी का नाटक करना चाहिए जब आप थक चुके हों, लेकिन इसका मतलब है कि जब भी आप कर सकें एक गहरी सांस ले। अपने बच्चे को गोद में लेने से पहले सिर्फ एक सांस धीरे धीरे लेना आपके तंत्रिका तंत्र को बदलने के लिए काफी हो सकता है, ताकि आपके बच्चे को मिलने वाला संदेश पूरी तरह बदल जाए। लेकिन ये और भी दिलचस्प हो जाता है क्योंकि ये तीसरा बिंदु कुछ ऐसा है जो ऊपरी तौर पे पूरी तरह से हानि रहित लगता है, और ये वही चीज है जो आपने शायद आज ही की होगी। आप बातचीत को जबरदस्ती करवाते हैं। आप उस पल को याद दें जब आप अपने बच्चे को लेकर किसी करीबी से मिलवाते हैं, कोई दोस्त या जान पहचान वाला जो बच्चों को बहुत पसंद कर। वो व्यक्ति उत्साह के साथ पास आता है, शायद थोड़ा ज्यादा करीब आ जाता है, तेज और ऊंची आवाज में बात करता है, और आपका बच्चा नजरें फेर लेता है, नीचे देखने लगता है, शायद बेचैन भी होने लगता है। और आमतौर पर वयस्क की प्रतिक्रिया होती है, चलो मुझे देखो इस पल में आपके बच्चे के अंदर क्या चल रहा है। उस समय में वो शर्मिला नहीं है, वो जिद्दी नहीं है, वो कुछ बता रहा है। असल में बच्चे नजरें फेरने का इस्तेमाल करते हैं एक नियंत्रण की रणनीति अहूट में। ये उनका कहने का तरीका है, अभी मेरे लिए ये बहुत ज्यादा है, मुझे इस उत्तेजना से थोड़ी देर के लिए विराम चाहिए। जब ये संकेत नजरअंदाज कर दिया जाता है, जब बातचीत को आगे बढ़ाया जाता है उस बिंदु से आगे जहां बच्चा पीछे हटने की कोशिश कर चुका है, तो ये उसे सिखाता है ऐसी चीज जो भूलने में सालों लग जाते हैं। आपकी सीमाओं का कोई महत्व नहीं है। आपका नाम अनदेखा कर दिया जाए उन लोगों द्वारा जिन्हें आपकी रक्षा करनी चाहिए थी। मैं ये नहीं कह रहा कि हर उत्साहित आदागी हमेशा कोई स्थायी नुकसान पहुंचाते हैं, लेकिन पैटर्न मायने रखते हैं। और अगर आपका बच्चा लगातार खुद को अलग करने की कोशिश करके और उसे बार बार जबरन फिर से जोड़ा जाता है, तो ये पैटर्न गहराई से बैठ जाता है। कोई ऐसी याद की तरह नहीं जिसे वो याद कर सके, बल्कि एक गहरी अनुभूति की तरह। एक शारीरिक स्तर पे ये विश्वास की दुनिया कैसे चलती है। तो ठीक है, हम 3 व्यवहारों तक पहुंच चुके हैं और मुझे आपसे पूछना है, क्या आप इनमें से किसी एक में खुद को पहचानते? क्योंकि ज्यादातर माता पिता, हाँ, और यही असली मुद्दा है, ये वो चीजें नहीं है जो बुरे माता पिता करते हैं। ये वो चीजें जो माता पिता करते हैं जो प्यार करने वाले और नेक इरादों वाले होते हैं, लेकिन क्योंकि किसी ने भी उन्होंने उन्हें ये नहीं समझाया कि वास्तव में क्या हो रहा था सतह के नीचे। हम जारी रखते हैं क्योंकि हम अभी शुरुआत ही कर रहे हैं, और अगला वही है जिसका मैंने शुरुआत में जिक्र किया था, वो काम जो लगभग सभी माता पिता पहले साल के दौरान करते हैं। चौथे स्थान में भावनाओं को कम करें। आपका बच्चा परेशान है, बहुत परेशान, शायद वो रोआ है क्योंकि तुमने उससे कुछ छीन लिया, शायद उसके हाथ से, शायद वो इसलिए निराश है क्योंकि वो किसी खिलौने तक पहुंच नहीं पा रहा है। और तुम्हारा क्या था? बिल्कुल स्वाभाविक, बिल्कुल सहज होता है, तुम ठीक हो, कुछ नहीं हुआ। यह है वो विज्ञान जो बताता है कि क्यों ये साधारण वाक्य तुम ठीक हो असल में जितना दिखता उससे कहीं ज्यादा जटिल है। बच्चों के पास ये क्षमता नहीं होती तंत्रिका तंत्र की कि वे अपनी भावनाओं को खुद नियंत्रित कर सकें। ये क्षमता मुख्य रूप से प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स में स्थित होती है, और यह पूरी तरह से विकसित केवल 20 की उम्र के मध्य में होती है। इसके बदले बच्चों के पास जो होता है वो है सहनियमन। वे उधार लेते हैं आपकी तंत्रिका प्रणाली को नियंत्रित करके अपने को शांत करने के लिए। आप सिर्फ दयालु नहीं है, आप एक सहारा देते हैं ताकि उनकी तंत्रिका प्रणाली कष्ट से बाहर आ सके। लेकिन जब आप भावना को कम आंकते हैं, जब आप कहते हैं रोना बंद करो, कुछ नहीं है, कुछ अलग होता है। बच्चे का भावनात्मक मस्तिष्क सक्रिय हो जाता है, लेकिन कोई सहनियमन नहीं होता। कष्ट के पास कहीं जाने की जगह नहीं होती। और समय के साथ बार बार भावनात्मक अस्वीकृति बच्चे को यह सिखाती है कि उसका आंतरिक अनुमान उससे मेल नहीं खाता जो उसे महसूस करने के लिए कहा जाता है। उसके बीच का ये अंतर कि वो क्या महसूस करता है और उसे क्या महसूस करने के लिए कहा जाता है, यही असंतुलन की पहली बीजों में से एक है। भावनात्मक असंतुलन चिंता और आत्मविश्वास की समस्याओं की बाद में जीवन ने अध्ययन दर अध्ययन ने दिखाया है कि लगातार असंगति न कि दुर्व्यवहार, न कि उपेक्षा, बल्कि केवल बच्चे के भावनात्मक अनुभव को सही ढंग से ना दर्शाना, यही है सबसे महत्वपूर्ण पूर्वानुमानकर्ताओं में से एक। मुश्किलों को बचपन और उसके आगे भी भावनात्मक समस्याओं का। और यहाँ है सबसे महत्वपूर्ण बात, आपको उनकी भावनाओं को हल करने की जरूरत नहीं है, आपको बस उन्हें देखना है, बस इतना ही। यही पूरी प्रक्रिया है। उन्हें देखना, उन्हें नाम देना सब कुछ बदल देता है। पांचवा, और ये वाला आपको सोचने पे मजबूर कर देगा कुछ अलग तरीके से उस चीज के बारे में जो आप शायद हर दिन करते हैं, स्क्रीन टाइम, लेकिन उस तरह नहीं जैसा आप सोचते हैं। हर कोई बात करता है कि बच्चे स्क्रीन देख रहे हैं, लेकिन अब जिस पे शोध केंद्रित हो रहा है वो कुछ बहुत ही विशिष्ट चीज है। क्या होता जब एक माता पिता स्क्रीन पे होते हैं जबकि वे अपने बच्चे के साथ बातचीत कर रहे होते हैं, या यूं कहें कि जब वे वास्तव में बातचीत नहीं कर रहे होते। स्क्रीन की वजह से एक प्रसिद्ध शोध श्रृंखला जिसे स्टिल फेस एक्सपेरिमेंट्स कहा जाता है, जिसे शुरू में डॉक्टर एडवर्ड ट्रॉनिक ने डिजाइन किया था। शोधकर्ताओं ने माताओं से कहा कि वे अपने बच्चे के साथ सामान्य रूप से बातचीत करें, फिर अचानक एकदम बिल्कुल जड़ी और बिना प्रतिक्रिया वाली अभिव्यक्ति अपना लें, कुछ ही सेकंड में
बच्चे साफ तौर पर परेशान हो जाते थे। वे अपनी मां को दोबारा जोड़ने की कोशिश करते थे। वे अपने सारे सामाजिक औजारों का इस्तेमाल करते थे, मुस्कान, इशारा, आवाज। और जब कुछ भी काम नहीं करता था तो वे खुद में सिमट जाते थे। ना पे बंद हो जा, नजरें फिर ले तो गए। कुछ बच्चे रोने भी लगते गए। कुछ में तनाव के शारीरिक लक्षण भी दिखने लगते थे। इस तनाव के संकेत यही दिखाते हैं कि ये आपके फोन के संदर्भ में क्यों प्रासंगिक है। जब आप अपना फीड स्क्रॉल कर रहे होते हैं और सच में अपने फोन में डूबे होते हैं, तो आपका चेहरा जड़ हो जाता है, आपकी प्रतिक्रिया क्षमता कम हो जाती है। न्यूरोलॉजिकल रूप से कहें तो आप एक ऐसे माता पिता बन जाते हैं जिसका चेहरा स्थिर है और आपके बच्चे के लिए जो लगातार आपके चेहरे को देखता रहता है। भावनात्मक सुरक्षा के संकेतों के लिए ये अभिव्यक्ति जो खाली और स्क्रीन में डूबी होती है, एक वही परेशानी की प्रतिक्रिया को ट्रिगर करती है। ये खुद फोन के बारे में नहीं है, ये समझने के बारे में कि आपके चेहरे का आपके बच्चे के लिए क्या मतलब है। आपका चेहरा उसके लिए जानकारी का मुख्य स्रोत है कि दुनिया कितनी सुरक्षित है। ये उसका भावनात्मक आईना है। और जब ये आईना थोड़ी देर के लिए भी स्थिर हो जाता है, और वो भी बार बार दिन भर में, तो ये उसके दिमाग में दर्ज हो जाता है। चलिए अपनी सूची पर वापस चलते हैं। छठा, अति उत्तेजना। और ये लगभग एक सांस्कृतिक महामारी बन चुकी है। हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जो उत्तेजना से निपटती है, जैसे संवर्धन, रंग बिरंगे खिलौने, तेज संगीत, शिशु कक्षाएं, संवेदी डिब्बे, चमकती रोशनी वाले गतिविधि, मेहराब। ये सब प्रेम की भावना से प्रेरक है। अपने बच्चे को कुछ देने की इच्छा, सभी संभावित लाभ। लेकिन ज्यादातर माता पिता इस बात को नहीं समझते। नवजात शिशु का तंत्रिका तंत्र केवल एक ही चीज को संसाधित कर सकता है, उत्तेजनाओं का एक छोटा सा हाइश, संवेदी इनपुट जिसे वयस्क स्वाभाविक मानते हैं। आपको क्या लगता है? सामान्य वातावरण होना, थोड़ा एनिमेटेड, पृष्ठभूमि में एक टेलीविजन चल, बात करते लोग, फोन वाइब्रेट हो रहा है, शायद संगीत बज रहा है। तंत्रिका तंत्र के लिए अत्यंत विनाशकारी रूप से भारी। बच्चे का अपरिपक्व, अधिक उत्तेजना के संकेत लगभग हमेशा गलत समझे जाते हैं। अत्यधिक उत्तेजित बच्चे रोते हैं, अपनी पीठ मोड़ते हैं, सख्त हो जाते हैं, नजरें फेर लेते हैं, हिचकी लेते हैं, छींकते हैं, या अचानक बहुत सुस्त और अनुपस्थित हो जाते हैं। और माता पिता की प्रतिक्रिया आमतौर पर और ज्यादा करने की होती है, और ज्यादा झुलाना, और ज्यादा बातें करना, और ज्यादा उत्तेजना, ताकि उन्हें बहलाया जा सके, जिससे स्थिति और बिगड़ जाती है। अत्यधिक उत्तेजित बच्चे को जिन चीजों की जरूरत होती है वो ठीक उसके विपरीत होती हैं। जो आपकी प्रवृत्ति आपसे उसे देने के लिए कहती है, उसे शांति, बहुत सारा सुकून, स्थिरता चाहिए। अपने पास एक शांत तंत्रिका तंत्र की जरूरत है, कम चाहिए, ज्यादा नहीं। सातवां बिंदु, और मैंने आपसे वादा किया था कि ये वाला आपका साधारण पलों को देखने का नजरिया बदल देगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अपने संसार का वर्णन साथ में ना करें, यह अजीब लग सकता है, तो मेरे साथ बने रहें। मनोविज्ञान में सबसे महत्वपूर्ण खोजों में से एक, बाल मनोविज्ञान में पिछले 2 दशकों के दौरान, और वो शक्ति जो शोधकर्ता, जिसे इंटरैक्शन कहते हैं, सर्व एंड रिटर्न, यानी सेवा और प्रत्युत्तर, ये वे पल होते हैं जब बच्चा कुछ करता है, से कोई आवाज निकालता है, किसी चीज की ओर इशारा करता है, या किसी वस्तु को जिज्ञासा से देखता है। अब देखभाल करने वाला व्यक्ति प्रतिक्रिया देता है, उसे पहचानता है, बच्चे की नजर का अनुसरण करता है। उदाहरण के लिए आप उससे कहते हैं, वो देखो, वो क्या है, वो रोशनी है ना, ये आदान प्रदान। यहाँ तक कि एक ऐसे बच्चे के साथ भी जो शब्दों से जवाब नहीं दे सकता, कुछ असाधारण गल है। ये मस्तिष्क के प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स में न्यूरॉनल कनेक्शन बढ़ाता है, एक ऐसी गति से जो इसके बिना संभव ही नहीं होती। भाषा का विकास, भावनात्मक बुद्धिमत्ता, कार्यकारी कार्यक्षमता, ये सब इन्हीं छोटे छोटे, सहज और लगातार साझा ध्यान के पलों से बन गया है। जब ये पल छूट जाते हैं, जब बच्चा इशारा करता है और कोई नहीं देखता, जब बच्चा आवाज निकालता है और उसे कोई जवाब नहीं मिलता, जब जिज्ञासा को पहचाना नहीं आता, वो न्यूरॉनल रास्ते जो बनने के लिए तैयार थे वो बस बनते ही नहीं है। दिमाग किसी और चीज पे चला जाता है और अवसर की खिड़की पूरी तरह से बंद तो नहीं होती, लेकिन छोटी हो जाती है। हार्वर्ड के सेंटर ऑन द डेवलपिंग चाइल्ड इसे कहते हैं सर्व और रिटर्न इंटरैक्शन, और इसे सबसे महत्वपूर्ण इंटरैक्शन मानते हैं। प्रारंभिक विकास न ये, ना कि खिलौने, ना ही क्लासेस, ना ही शैक्षिक वीडियो, बल्कि आमने सामने की प्रतिक्रियाशीलता। वर्तमान क्षण एक देखभाल करने वाले का ये देखना कि उसका बच्चा क्या देख रहा है। 8वां, अचानक होने वाली जुदाइयां। बिना किसी ट्रांजिशन के आप काम पे चले जाते हैं, आपको बच्चे को किसी और के हवाले करना पड़ता है और आप चुपचाप खिसक जाते हैं, जो कि किसी ने आपको कहा कि ऐसा करना बेहतर है, कि इससे बच्चा रोएगा नहीं, कोई ड्रामा नहीं होगा। लेकिन जब आप ऐसा करते हैं तो असल में क्या होता है, बच्चा खेल रहा होता है, सब ठीक है, और फिर बिना किसी चेतावनी के जिस व्यक्ति से वो सबसे ज्यादा न्यूरोलॉजिकली जुड़ा है, जिसका दिल की धड़कन वो जन्म से पहले से जानता है, जन्म से पहले से, वो व्यक्ति अचानक गायब हो जाता है। कोई ट्रांजिशन नहीं, कोई चेतावनी नहीं, कोई अलविदा नहीं, बस वहां जहां पहले कोई मौजूद था अब सिर्फ एक अनुपस्थिति है। एक बच्चे की नर्वस सिस्टम के लिए ये सिर्फ चौंकाने वाला नहीं बल्कि डराने वाला है, और इसका नतीजा
कम रोना नहीं है, बल्कि असल में ज्यादा चिंता है, क्योंकि अब बच्चे ने ये सीख लिया है कुछ बहुत गहराई से स्थिर करने वाला। जिन लोगों से मैं प्यार करता हूँ वे बिना बताए गायब हो सकते हैं, जिसका मतलब है कि मैं कभी भी सच में आराम नहीं कर सकता। मुझे हमेशा सतर्क रहना होगा, मुझे लगातार संकेतों पर नजर रखनी होनी कि वो कभी भी जा सकता है। इस विषय पर शोध एक जैसा ही है। ये बच्चे जो ट्रांजिशन से गुजरते, जो लगातार और अनुमानित होते हैं, भले ही अलविदा कहते समय रोना हो, वे बच्चे उन बच्चों की तुलना में ज्यादा सुरक्षित लगाव विकसित करते हैं जिनके देखभाल करने वाले गायब, बिना किसी चेतावनी के नियमित रूप से एक स्पष्ट और स्वीकार्य विदाई के दौरान बहते आंसू, परेशानी जमा नहीं हुई है, वे ही वो पीड़ा है जो बाहर निकल रही है। और एक मूलभूत अंतर है। 9वीं बात, ये वाला मौन है इतना शांत, भौतिक अलगाव लगभग नगण्य प्रतीत होता है। शिशुओं के लिए स्पर्श कोई विलासिता की है, ये जैविक आवश्यकता है। त्वचा से त्वचा के संपर्क और गोद में रखने पे हुए शोध और प्रतिक्रियाशील शारीरिक निकटता पर हुए शोध इतने अधिक हैं कि इस स्तर पे वे भारी प्रमाण प्रस्तुत करते हैं कि वैज्ञानिक रूप से इन्हें वैकल्पिक कहना गलत होगा। जब एक शिशु को गोद में लिया जाता है, ऑक्सीटोसिन जो कि जुड़ाव का हार्मोन है, वो शिशु में और देखभाल करने वाले में निकलता है और देखभाल करने वाले की हृदय गति स्थिर हो जाती है। कोर्टिसोल गिरता है, वेगस नर्व जो कि तंत्रिका तंत्र की मुख्य नस है, पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम सक्रिय हो जाता है, जिससे शांति और सुरक्षा की स्थिति बनती है। ये सब स्पर्श के कारण होता है, लेकिन अक्सर जो बात भूल जाती है वो ये सिर्फ उन्हें गोद में लेने की बात नहीं है जब वे रोते, ये शारीरिक जुड़ाव की बात है जो दिन भर कभी भी और अनायास हो सकता है। जब वे खेल रहे हो तो उनकी पीठ पे हाथ रखना, रास्ते में उनकी गाल को हल्के से छू लेगा, उन्हें पास रखने की गर्माहट, ये छोटे छोटे स्पर्श के पल लगातार ही बताते हैं तुम सुरक्षित हो, तुम्हें देखा जा रहा है, तुम अकेले नहीं हो। वे बच्चे जो लगातार कम शारीरिक संपर्क में रहते हैं ना, यहाँ तक कि उन प्यार भरे घरों में भी जहाँ उन्हें खाना मिलता है, उन्हें उत्तेजित किया जाता है और अच्छी देखभाल मिलती है, उनका बेसलाइन कोर्टिसोल स्तर आपने पे अधिक पाया जाता है, उनका तंत्रिका तंत्र चलता रखा है लगातार तनाव की प्रतिक्रिया में कम तीव्रता के साथ। ऐसा नहीं है कि वे खतरे में हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि सुरक्षा के मुख्य संकेतों में से एक स्पर्श लगातार अनुपस्थित है। और ये 10वां और आखिरी है। मैंने इसे अंत के लिए रखा क्योंकि कई मायनों में ये सबसे महत्वपूर्ण है और सबसे गलत समझा गया। माता पिता की भावनात्मक अनुपलब्धता, ना तो उपेक्षा ना ही अनुपस्थिति। भावनात्मक अनुपलब्धता वो माता पिता जो शारीरिक रूप से मौजूद है, जो खिलाता है, बदलता है और गोद में उठाता है, लेकिन अंदर से कहीं और है, शोक में, उदास, चिंतित, असंबद्ध, अभिभूत। ये बिंदु इतना महत्वपूर्ण है और इतनी ईमानदारी से शायद ही कभी उठाया जाता है। बच्चों को केवल आपके शरीर की उपस्थिति की जरूरत नहीं होती, आपकी भावनात्मक उपस्थिति की भी जरूरत होती है। और शोध, खासकर माता पिता के अवसाद पर किए गए शोध दिखाते हैं एक ऐसी बात जो एक साथ झकझोरने वाली और स्पष्ट करने वाली है। अवसादग्रस्त माताओं के बच्चे, यहाँ तक कि उन माताओं के भी जो सभी शारीरिक देखभाल के कार्य करती हैं, उनमें अस्थिर लगाव के पैटर्न देखे गए, उच्च तनाव प्रतिक्रिया देखी ले और मस्तिष्क का विकास उन क्षेत्र में प्रभावित ला जो भावनाओं और तनाव नियंत्रण के लिए जिम्मेदार हैं। ये बात अवसादग्रस्त माता पिता को दोषी ठहराने के लिए नहीं है, ये किसी गहरी बात को रेखांकित करने के लिए है। आपका बच्चा केवल आपके कार्य नहीं ग्रहण करता, वो आपकी भावनात्मक स्थिति भी ग्रहण करता है। और ये उपहार सबसे असाधारण चीज है जो आप उसे दे सकते हैं, किसी भी खिलौने से बढ़कर, किसी भी कोर्स या किसी भी हस्तक्षेप से बढ़कर। वो है अपने खुद के तंत्रिका तंत्र पर काम करना, अपनी खुद की चिकित्सा, अपनी खुद की नियंत्रण क्षमता। क्योंकि एक माता पिता जो सांस लेने के लिए समय निकालता है, जो मदद मांगता है, जो आत्मनियमन के सबसे छोटे कार्य भी करता है, वो माता पिता कमरे में कुछ बदल देता है और बच्चा उसे महसूस करता है। हम इन 10 बिंदुओं के अंत तक पहुंच गए हैं और मैं चाहता हूं कि आप ध्यान दें कि आप इस समय क्या महसूस कर रहे हैं। क्योंकि अगर आप खुद को थोड़ा सा पहचाना हुआ महसूस करते हैं, शायद थोड़ा सा भी उन पलों से भावुक हो गए हैं जिन्हें आप पहचानते हैं, ये भावना महत्वपूर्ण है। ये अपराध बोध नहीं है, ये तालमेल है। यही वो गुण है जो आपको एक अच्छा माता पिता बनाता है। ये तथ्य कि आप ये वीडियो देख रहे हैं, ये तथ्य कि आप समझना सके, ये तथ्य कि आप इतनी परवाह करते हैं कि खुद से पूछते हैं क्या मैं कुछ मिस कर रहा हूं, क्या मैं अपने बच्चे को अनजाने में चोट पहुंचा रहा हूं। ये सवाल, ये देखने की इच्छा कोई छोटी बात नहीं है। बस इतना ही, आपके बच्चे को एक परफेक्ट माता पिता की जरूरत नहीं है। इस पे शोध वास्तव में बहुत स्पष्ट है। विनी द पो ने इसे पर्याप्त अच्छा माता पिता कहा था। वो व्यक्ति जो गलतियां करता है और उन्हें सुधारता है, जो किसी को याद करता है और इस बात को महसूस करता है कि उसने किसी को खो दिया है, जो हमेशा अच्छा प्रदर्शन नहीं करता लेकिन जो लगातार वापसी की कोशिश कर रहा है, पुनः जुड़ने के लिए, देखने के लिए। अलगाव के क्षण, वे लोग आपके बच्चे के व्यक्तित्व को आकार नहीं दे रहे हैं, मरम्मत ही प्रतिफल को निर्धारित करती है। मैं अब यहां हूं, मैं समझ गया, यही सुरक्षित जुड़ाव की संरचना है। पूर्णता नहीं बल्कि वापसी।
तो अगली बार जब आपका बच्चा आपको देखेगा, वास्तव में आपको देखेगा, वो गहरा मासूम नजर, सीधा जो सिर्फ बच्चे ही दे सकता है, तो जान लीजिए कि वो सिर्फ आपको देख नहीं रहा है, वो आपको पढ़ रहा है, आप पे भरोसा कर रहा है। वो डोर आपके चारों ओर है और आप पर्याप्त हैं। मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसा और भी कंटेंट देखने के लिए धन्यवाद।